समाचार में हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज सूर्य समाचार के बिग न्यूज का आगाज होने जा रहा है देवभूमि हिमाचल से। आप सभी रिज मैदान शिमला से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंच हुआ है शिमला के रिज मैदान पर, जो यहाँ का ऐतिहासिक मैदान है, पहचान है। और रिज मैदान की जब बात करें तो खाली चर्च का एक मात्र बिल्डिंग की फोटो को के लिए काफी है कि इस वक्त आप शिमला में हैं। आज बिग शो का हिमाचल में हो रहे चुनावों को लेकर करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल। श्री गणेश दत्त जी भारतीय जनता पार्टी से स्वागत कीजिए। दत्त जी भारतीय जनता पार्टी से स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं नरेश कांग्रेस, का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने संजय चौहान, शिमला के मेयर रहे हैं, सीपीएम का प्रतिनिधित्व यहाँ से करेंगे और आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू के चुनाव चिन्ह के साथ शिमला में किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है। और जनता से बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड अरुण उनियाल जनता के सामने इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी हिमाचल की आवाज सूर्य समाचार पर लगातार उठाते हैं। पहला सवाल गणेश जी से करेंगे। गणेश जी, बहुत ठंडा सा माहौल दिख रहा है इस बार राजनीति में, सब ठीक ठाक है? ठंड जरूर हो रही है लेकिन राजनीतिक गर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और निश्चित तौर पर 10 तारीख तक ये गर्मी और बढ़ती जाएगी, जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होगा। और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः सेवा करने का अवसर देगी। और हमने कहा भी है इस बार सत्ता नहीं रिवाज बदलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है प्रदेश की जनता के ऊपर कि हमें पुनः आशीर्वाद जनता का मिलेगा और हिमाचल में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रीति रिवाज के तो आप हमेशा ही पक्ष धर रहे हैं, इस बार अगर लग रहा है कि ये वाला नारा देकर आप दोबारा से चुनाव जीत जाएंगे तो परंपराओं के अगेंस्ट क्यों जाना चाह रहे हैं आप? इसलिए जाना चाह रहे हैं कि जो पुरानी परंपराएं थी, एक बार सरकार आती थी, दूसरी बार आती नहीं थी, दूसरी बार दूसरी आ जाती थी। हम कहते थे हम योजना ये बनाए गरीब के लिए, वो कहते नहीं गरीब की योजनाएं बंद करो, अमीरों की योजना शुरू करो। तो इस बार हम चाहते हैं कि जो गरीब की योजनाएं बनी हैं, गांव की योजनाएं बनी हैं, विकास की योजनाएं बनी हैं, महिला के कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं और दलित के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उन सभी योजनाओं को एक तीव्र गति से आगे बढ़ने का एक अवसर दोबारा से मिले और हिमाचल प्रदेश देश का राज्य साबित हो और हिमाचल प्रदेश विकास के साथ के अंदर एक विकासशील राज्य और पूर्ण विश्वास लक्ष्य प्राप्त हो। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने कहा कि रिवाज बदलते रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये निकालें कि 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा से सत्ता में आ जाएं, तो ये कैसा नारा था? नहीं, देखिए सवाल ये है कि नारों से सरकारें ना बदल सकती है ना बन सकती है। लोकतंत्र में सरकार प्रदेश की जनता और मतदाता बनाए। आज भाजपा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री केवल रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। आपका इसका आधार होना चाहिए कि आपने 5 साल का विकास का पूरा मॉडल क्या था, पूरी रिपोर्ट कार्ड क्या थी। वो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के साथ जो पिछले मैनिफेस्टो में भाजपा के नेताओं ने जो भी वादे किए थे उस पर आज चर्चा होनी चाहिए। जो सत्ता में होता है ये उनका धर्म है, वो 5 साल बाद प्रदेश की जनता को बताएं कि हमने आपके लिए क्या किया, किस वर्ग के लिए क्या किया। मैं आज ईमानदारी के साथ कहता हूं, आज तक के हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की सबसे कमजोर सरकार और कमजोर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में है। ये मैं नहीं, ये आवाज जनता की आवाज। चलिए, ये जनता जनार्दन है, ये बताएगी कमजोर है या दमदार है।
संजय चौहान हमारे साथ हैं, जो हमेशा लाल झंडा और डंडा लेकर, सरकार चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, खड़े रहते हैं। तो ये जो लाल झंडा और डंडा है, इस बार कितना मजबूत दिखाई दे रहा है? आपके साथी टिकेंद्र चुनाव मैदान में हैं शिमला से। एक बार पहले आप ये सीट जीत चुके हैं राकेश सिंघा जी के समय में। आज क्या हालात हैं? मुकेश भाई, सबसे पहले तो आपका इस पुराने शहर में स्वागत है। मैं समझता हूं इस प्रश्न का जवाब जनता बेहतर तरीके से हिमाचल प्रदेश की दे सकती है। एक विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सीपीएम के राकेश सिंघा, जो किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, उनको जो है निरंतर तौर पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जनता के संघर्षों में खड़े रहे हैं। किस लिए? वो जो रिवाज और रियाज की बात की जा रही है। आपने ठंड का जिक्र किया, ये पहाड़ की खूबसूरती है, शिमला शहर की खूबसूरती है, लोग ठंड का मजा लेने आए। कल इन्होंने प्रयास किया गृह मंत्री महोदय को लेकर यहाँ पर, वो भी इस ठंड के मौसम को बदल नहीं पाए हैं। तो रिवाज बदलने वाला नहीं है। एक बात स्पष्ट रूप पे मैं कह रहा हूं, जो जनता की एक आवाज है अंतरात्मा की, कि रिवाज बदलने वाला नहीं है। सरकार जा रही है। आप दोस्त हैं हमारे, आप दोस्त हैं हमारे। तो सरकार भाजपा की जाएगी तो कांग्रेस की आ जाएगी, अपने को क्या फायदा होगा? नो, डेफिनेटली डेफिनेटली। एक चीज बिल्कुल सही आपने जो है वो प्रश्न किया है। एक बात जरूर है, जो भाजपा की राजनीति देश के स्तर पर है, आप देख रहे हैं जब से देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, देश के अंदर एक नए तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारा संविधान तक खतरे पे। ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति देश के अंदर, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की राजनीति, जो देश ने एक नया स्वरूप भाजपा ने खड़ा किया है, मैं समझता हूं एक बड़ी राहत जो है भाजपा की हार से जो है यहाँ पर मिलेगी। और ये रिवाज जो बदलेगा, देश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार संदेश देगी कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। पहले पिछले चुनाव में जो तटीय राज्य हमारा है, केरल ने संदेश दिया, एक सीट भाजपा की थी, 0 कर दिया। अगला संदेश ये प्रदेश की जनता दे रही है कि नीचे तट से लेकर जो मुकुट है हिमाचल प्रदेश इस देश का, वहां पर भी जो है भाजपा जा रही है। ये जो है एक बड़ा संदेश। चलिए, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस साफ हो रही है, ये कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है। आम आदमी के पास चलते हैं। आपका जो झाड़ू है उसने पंजाब में तो कमाल दिखाया, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि हिमाचल में भी जो झाड़ू है वो सफाई की तरफ अग्रसर होगा। काफ़ी माहौल बना, दिल्ली तक में बात होती रही। और अब हालात ये हैं कि जो आपके लोग मीडिया वालों को थोड़े बहुत मैसेज वगैरह भेजते थे, वो मैसेज आना भी बंद हो गया। तो इससे क्या मैसेज आ रहा है कि हिमाचल को छोड़ दिया और ध्यान सब गुजरात की तरफ है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि झाड़ू का काम क्या होता है। एक्चुअली ये कांग्रेस है, भाजपा है, एक्चुअली ये वो उन औरतों की तरह इनकी सरकारें चलती हैं जो शोर बहुत करती है और अपनी जो बैंगल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ाती है। झाड़ू वाले सुबह सुबह अपना साफ कर जाते हैं, अपना काम कर जाते हैं। तो वो सफाई जब हो जाती है, जब लोग जाग के उठते हैं तो उनको पता लगता है कि झाड़ू तो चल चुकी है। एक हमारे मित्र थे, हम तो राजनीति में तब अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसी महात्मा गांधी के चबूतरे के नीचे बैठकर हम लोग शाम को। आजकल अन्ना जी क्या कहाँ हैं? जी वो उनसे आप ज्यादा अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसका पक्ष लिया। आपकी पार्टी में कोई रोल है उनका? हमें चैलेंज किया गया था कांग्रेस के द्वारा और पिछली दोनों बार 0-0 दोनों चुनाव में कांग्रेस को दिया है। ये अंडे खाने के बाद अब बारी अगली हमारी ओर से। सुना कांग्रेस जो है जहाँ पे मजबूत नहीं है वहाँ पे कहती है हमें रहने दो, आम आदमी को पार्टी दे दो। तो कांग्रेस की बी पार्टी भाजपा वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। मसला क्या? वो तो आप देख लीजिए, कांग्रेस में जितने लोग हैं या भाजपा से गए हुए जो कांग्रेसी हैं, आधे तो भाजपा ही हो चुके हैं। अब आप सारे देख लीजिए, इनका तो सुबह कांग्रेसी होता है, दोपहर तक खाना खाते खाते वो भाजपा ही हो जाता है। इनका कोई, ये आपको 2 दिखते हैं, हमारे को 1 दिखते हैं। और एक, हाँ,
और इनका कोई पता नहीं। आप सोचिए 11 लोग ये लोग जीत करके दिन रात लोगों को बेवकूफ बना करके आए, और गोवा में 8 लोग भाई साहब ब्रेकफास्ट करते करते भाजपा में निकल गए। जी जी, ये जो भाग दौड़ है काफी चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा के पास ये सवाल लेकर हम आएंगे। पहले रुक करते हैं हम हमारे हिमाचल हेड ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का, कि वो जनता के पास जाएं और जनता के जो सवालात हैं, 2 सवाल कम से कम हम तक पहुंचाएं। अरुण। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इन चुनावों के अंदर आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों की एक बड़ी ताकत हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में नजर आ रही है, और सब जनता का दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता का दिल जीतेंगे कैसे? सवाल जनता के होंगे, जवाब नेताओं के होंगे, और कितने सहमत हैं हम उन्हीं से जानेंगे। कागज लेकर बैठे हैं जनता, देखिए पहले से तैयार आपको जरूर नजर आ रही होगी। कह रहे हैं भाजपा झूठी सरकार है, यानी ये दूसरे राजनीतिक दल के हैं। लेकिन सवाल आपका क्या है? आपका सवाल क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? हम किसी दल से संबंधित नहीं है। मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूं, और भाजपा ने 2007 और 2017 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा कि भाई हम निगमों और बोर्डों को पेंशन देंगे। संकल्प पत्र 2017 में जो छपा, वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन थे। लेकिन हम पीछे 6 महीने से इनके पीछे पीछे लगते रहे। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, रिटायरी, हम 60 साल से ऊपर है, सारे सीनियर सिटीजन है, लेकिन हमारे को इन्होंने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। जी, इसका जवाब ले लेते हैं गणेश दत्त जी से। गणेश दत्त जी, जो कर्मचारी वर्ग है वो इन पिछले 5 साल के दौरान काफी संघर्षशील रहा। अभी भी पेंशन का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस का एज दिखाई देता है। कर्मचारियों को नाराज कर दिया क्या आपने? देखिए, कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कभी नाराज नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि जब जब भी हमने सरकार बनाई है, सत्ता में आए हैं, तो उसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ये कहना कि भी शायद कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया, उनके मुद्दों को नज़रअंदाज किया, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही विनम्र हैं, सुशील हैं, और जब जब भी कर्मचारी यूनियन उनके पास गई, उनकी जो डिमांड्स थी उनको लेकर के गए, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को पूरी तरह से सुनते हुए सारी मांगों को पूरा किया है। जहाँ तक ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस देश के अंदर, अरे भाई मुंह बंद करना, 1 मिनट थोड़े, हमने नहीं बोला, 1 मिनट, मुंह बंद करो, मुंह आते हैं संजय जी, आपके पास भी आते हैं आपका। हमने तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं किया भाई, इसलिए अगर ऐसा करना तो हम भी ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे संजय जी और आम आदमी पार्टी के चमन जी और नरेश जी। हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जनता की बात रखने के लिए सूर्य समाचार को जाना जाएगा। हम आपकी आवाज उठाने के लिए आए हैं, और इसीलिए आप चारों मंच पे हैं। नहीं तो गणेश दत्त जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लेते, फिर हम संजय जी को मंच पे थोड़ी ना बुलाते। ठीक है, तो आप इत्मीनान रखिए जी। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि अपने संकल्प पत्र में डाला है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी का 2012 का संकल्प पत्र लेकर के क्यों नहीं आए? इसका सीधा अर्थ यह है कि ये बीजेपी की सरकार को टारगेट करना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार को बचाना चाहते हैं। इसका सीधा अर्थ है 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा एक घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने घरों की लिस्ट हमको देना चाहते हैं कि भाई जहां एक घर से एक को नौकरी मिली? उसके अलावा आपने कहा कि 100 दिन में वो सवाल हम लेते हैं नरेश जी से, क्योंकि नरेश जी, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जाहिर है किसी ना किसी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपके सबके प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पे लोग हैं, तो आप उन पे यकीन रखिए और हमारी निष्पक्षता पर आप यकीन रखिए। नरेश जी, आप कह रहे हैं कि हम अब कर्मचारियों को पेंशन दे देंगे, बहुत सारी चीजें मुफ्त में दे देंगे। इस वक्त जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? देखिए, हर सरकार पूरे देश के अंदर, आप कहीं भी जाए, किसी भी राज्य में आपको मौका मिलता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कर्जा लिया किस काम के लिए? विकास के लिए लिया है या केवल अपने सरकार को चलाने के लिए? हिमाचल सरकार इस वक्त कितने कर्जे में?
तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो आपके पास कोई जुगाड़ है कि ये 72,000 करोड़ का कर्जा चुका देंगे और ये सारी जो चीजें आप लिस्ट गिनवा रहे हैं फिर ला देंगे? आप कर्जे से मत डरिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कर्जा हर सरकार पे होता है, विकास नहीं रुकेगा, विकास होगा। कोई ऐसी सरकार प्रदेश में नहीं है हिंदुस्तान में जिसके ऊपर कर्जा ना हो। सवाल ये उठता है कि हम कर्जा लेते क्यों हैं। आप अपना घर चलाते हो, अगर उस कर्जे को सही तरीके से खर्च करते हो और सही तरीके से रिपे करते हो तो कर्जा लेना बुरी बात नहीं। कर्जा तब बुरा होता है जब वो डुबाने के लिए लिया जाए। इन 5 सालों में जो सरकार ने किया, 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने लिया और विकास के तो विकास करवाया ना? विकास के नाम पे जीरो। जो पुरानी सरकारों की स्कीमें थी उसको आगे नहीं बढ़ा सके, पूरा नहीं कर सके 5 साल में। जब पूछा गया मुख्यमंत्री जी से, कहते जी कोरोना काल था। अच्छा, आप ये जो जनता इस वक्त हिमाचल की देख रही है, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, जिस के लिए आप कह रहे हो हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, कौन कौन सी चीजें मुफ्त में बांटोगे आप? थोड़ा वोट मिलेगा? देखिए, सवाल ये है, जो हमने सरकार आएगी वो जनता का मूड है, जनता का साथ है। लोकतंत्र में जनता का साथ होगा, सरकार आएगी। जो माहौल है, जो फीडबैक आ रहा है पूरे प्रदेश से, कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे माहौल से 2/3 से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरुण, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो माहौल बना हुआ है इस वक्त कांग्रेस का और भाजपा का, क्योंकि भाजपा सत्ता में है तो हर एक आदमी को भाजपा का टिकट चाहिए। कांग्रेस की सरकार इसलिए लोगों को आती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन ये जो इतने सारे विरोधी खड़े हो गए हैं, इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है? देखिए, बागियों का तो एक खेल है, लेकिन जनता का खेल उससे ज्यादा बड़ा है मुकेश जी, क्योंकि जनता के पास सवाल बहुत हैं। मैं जल्दी आपको 2 सवाल लेकर बताऊंगा। बागियों से तो सांस फूली है भाजपा की भी और कांग्रेस के भी। जितने बागी कांग्रेस के भीतर पहले होते थे, अब वो भाजपा के भीतर है। लेकिन जल्दी में आपका सवाल क्या है, जनता आखिर क्या चाहती है? जी, मैं पहले पूछना चाहूँगा बीजेपी की सरकार से कि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, पिछले जब कोरोना काल में 1.5 साल तक सबसे आहत जो इंडस्ट्री हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री हुई है, और सेंटर से 20 लाख करोड़ का एक पैकेज निकाला गया था और हमारे को 1 रुपए का भी पैकेज हिमाचल में नहीं मिला। टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब जिसके अंदर 9 लाख आदमी सीधे जुड़े हुए हैं। कोरोना में पर्यटन के लोगों को बड़े टीस नजर आती है, लेकिन युवा साथी हमारे साथ है, लगातार बात कर रहे हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, युवाओं का क्या दर्द? युवाओं का दर्द जो है बहुत बड़ा दर्द इस प्रदेश के अंदर है और सबसे बड़ा दर्द है। तो यहाँ पे 14 लाख से ज़्यादा जो है बेरोजगार युवा है। उसके लिए भाजपा सरकार ने क्या किया है, आउटसोर्स के नाम पे नीतियाँ बना रही है। वो नीतियाँ जो है बिल्कुल खोखली है और हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है युवा सबसे, अगर कहीं भी अगर देखे देश के अंदर तो युवा सबसे बेरोजगारी। देखिए, 2 बड़े सवाल हैं। वापस लौटूंगा, क्योंकि जब बेरोजगारी की शिक्षा की बात आती है तो जो संजय जी हैं या टिकेंद्र जी हैं, तो कई सालों से नारे लगाते आ रहे हैं कि मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई मांग रही है SFI। आपने ये मांगे मनवाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन आम आदमी की पार्टी जहां जहां जा रही है, इन्होंने मुफ्त में देना शुरू कर दिया और अब इसको कॉपी करते हुए कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, कॉपी करते हुए भाजपा भी दिखाई दे रही है। तो क्योंकि आप पढ़े लिखे एक नेता हैं, तो ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो चलन शुरू आम आदमी से हुआ था, जिसे अब भाजपा भी अपनाते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी अपनाते हुए, ये पॉसिबल है भारत जैसे देश में? देखें मुकेश जी, सबसे पहले तो ये है कि प्रदेश के चुनाव में मुद्दे क्या है, वो जनता ने क्या है। अभी ये जो हमारा नौजवान है या ये जो हमारे साथी, टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोजगार का वो है, साधन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जिस संकट के चलते व्यापक बेरोजगारी है, जिस संकट के चलते कृषि का संकट है, जिस संकट के चलते आज कर्मचारी पेंशन के लिए रो रहा है, जिस आदमी ने 40-45 साल अपने यौवन के जो है सरकार की सेवा में कर दिया, आज उसको पेंशन नहीं है। स्वाभाविक रूप पे, और जो आपने प्रश्न अभी नरेश जी से किया, ये जो 72,000 करोड़ का कर्जा है, क्या ऐसी परिस्थिति में ये जो फ्रीबीज जिसको कहा जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो है ये देने के लिए है। आज 125 फिर जो आपका नारा है मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई मांग रही है SFI, वो कैसे पूरा होगा? मैं कर रहा हूँ। अभी बिजली बोर्ड, यहाँ पर शायद कोई रिटायर्ड कर्मचारी बेचारा पेंशन के लिए या नई पेंशन को खत्म करने के लिए बैठा होगा। बिजली बोर्ड हमारा जो है
करीब 1400 करोड़ के कर्ज पे है। क्या सरकार जो 125 यूनिट मुफ्त दे रही है वो उसको कंपनसेट कर रही है? नहीं कर रही है। भाग जाओ, ये जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है इसको कर्जे में डुबोकर इसको बर्बाद करो। ये जो मॉडल की बात हो रही है, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि ये जो मॉडल, जो दिखावे के मॉडल दिखाए जा रहे हैं, गुजरात का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, अगर सही मायने में मॉडल इस देश में है वो केरल का मॉडल है, आप भी उसको मानेंगे? ये जो नीति, मैं स्पष्ट कर लूं, नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से चलता है, शिक्षा में नंबर 1, वो मुफ्त का वो नहीं है, वो सरकार पूरी उसके अंदर करती है। नंबर 1 शिक्षा में केरल है, स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 केरल है। जी, मान लिया, हम बात हिमाचल की कर रहे हैं। हम मेरा सवाल, हाँ बिल्कुल संजय भाई, मेरा जो सवाल आपसे था, हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर वो जो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, वो जो बात है, वो देश के अंदर केरल का राज्य है, वो ह्यूमन इंडेक्स में नंबर 1 है। तो एक मॉडल है आज कि केरल का जो मॉडल है वो देश के अंदर है, और सरकार के द्वारा जो है शिक्षा को, स्वास्थ्य को, वो बेचने की कमोडिटी नहीं हो सकती जो बीजेपी और कांग्रेस। वापस आपके पास लौटूंगा। आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। ये जो केरल का मॉडल गिना रहे हैं, जाहिर है इनको केरल वाला मॉडल सूट करता है। आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तौर पर दिल्ली और पंजाब का मॉडल सूट करेगा। लेकिन सवाल ईमानदार सवाल है, क्योंकि मैं इस जनता का प्रतिनिधित्व हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। मुफ्त और मुफ्त, ये वाली जो पॉलिसी है, क्या आपको लगता है ये देश को कहीं आगे ले जाएगी? जो देश इस वक्त इतने बुरे आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ये कोई हल हो सकता है? आप ना इसको 2 मिनट अगर मुझे देंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों जरूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, या खास करके वो डेवलप्ड हैं, जी, हम विकासशील हैं, वो विकसित हैं। विकसित देशों में भी, जो विकसित देश है जहाँ के अफोर्ड कर सकते हैं लोग एजुकेशन को, बेटर एजुकेशन को, बेटर हेल्थ केयर को, वहाँ पे भी 5 साल के बाद फर्स्ट स्टेज जो 11 साल तक के बच्चों की है वो एजुकेशन फ्री है, और 12 से 17 साल की फ्री है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्री नर्सरी एंड केजी वो आपको बेयर करनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान में जहाँ के 80% लोग एक दिन में 100 रुपए से कम खर्चते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके बच्चों को कभी एजुकेशन अच्छी मिलेगी? आप क्या सोच सकते हैं कि पूरे का पूरा 2.5% लोग, मिडिल क्लास फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाती है ओनली अगर मेरे या आपके घर के परिवार के किसी सदस्य को अगर बीमारी में अगर खर्चा लग जाए? तो ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए साहब अब पूरे का पूरा खर्चा है। आप कभी इनकी बात क्यों नहीं करते कि ये 15-15 हजार मोबाइल के भत्ते ले लेते हैं, पेंशनें 4-4 अपनी जमा के खा के बैठे हैं, तो इनकी बंद कीजिए ना सबसे पहले। आपके जो आम आदमी के विधायक दिल्ली में हैं, या जो आपके विधायक पंजाब में हैं, उन्होंने पेंशन छोड़ दी है सबने? देखिए, आप एक स्टेप चलते हैं। नहीं, आप बताइए ना। उन्होंने छोड़ दी तो फिर हम उसको एग्जाम्पल मान के चलते, सवाल पूछते हैं। वहां पे ये, यहाँ पे ये, वैसा नहीं चल सकता ना। 5-5, 6-6 पेंशन ली जा रही थी, अभी एक पेंशन है। लेकिन अगर मेरी आप बात मानेंगे, मेरा ये मानना है देश के हर नागरिक को, एक मजदूर जो जिंदगी भर लक्कड़ बाजार से यहाँ तक बोझा उठाता है या किसी का, उसको क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए? क्या ऐसा उसने पाप किया है कि जिंदगी में जब वो बड़े हो जाएं, उसके बच्चे हो जाएं, तो उनके आगे दर की वो ठोकरें खाएं या उनसे भीख मांगे? सबके लिए होनी चाहिए ना पेंशन। तो सबके लिए होनी चाहिए, और सबको मुफ्त में राशन, पानी, आना जाना, ट्रेन, मतलब सिर्फ इस देश में आप पैदा हो जाएं, उसके बाद सब कुछ मुफ्त में मिलना चाहिए। मेरी भी यही डिमांड है। आप पूरी करेंगे हमारी डिमांड? मैं पहले संजू का जवाब देना चाहता हूँ। संजय चौहान ने ये कहा कि भाई हमारे केरल में ये हो गया, बड़ी मतलब शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1। अब केरल के नाम से बुरा क्यों मान जाते हो? बुरा नहीं मान रहे, अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने केरल का मॉडल शिमला में लागू क्यों नहीं किया? शिमला में किसी समय सीपीएम के मेयर और डिप्टी मेयर होते थे, किसी समय इनके काउंसलर भी होते थे। पिछली बार मेयर और डिप्टी मेयर तो बन गए थे ना, काउंसलर आपके ज्यादा थे। उसके बाद क्या हुआ कि सीपीएम की पिछली बार जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद जो शिमला की स्थिति है, और काउंसलर केवल एकमात्र जीत के आई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गई है। तो आपका ये कैसे जादू हो रहा है आजकल कि जीत के कांग्रेस से आते हैं, सीपीएम से आते हैं और ज्वाइन भाजपा कर जाते हैं? क्या है आपके पास ऐसा?
यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको सारी जगह जो है अपनाया जा रहा है, और उस मोदी जो मैजिक है वो सारे देश में। जी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, वापस आऊंगा। नरेश जी, बहुत चिंता हो गई है, बहुत चिंता हो गई है। ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप जीत भी गए तो भी सरकार कहते भाजपा की ही बनेगी। हाँ, ये एक नया मॉडल लोकतंत्र में मोदी जी के साथ आया है। इसमें मोदी जी के प्रति आपके दिल में भी रिस्पेक्ट काफी दिख रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी पे डिपेंड करता है कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। पर ये कैसा मॉडल हुआ कि कांग्रेस को वोट देते हैं फिर चले वो भाजपा में जाते हैं? ये तो फिर गलत है ना। देखो, इसमें दो बातें हैं, आप थोड़ा समय दें। एक, पार्टी के अंदर केवल मोदी जी है, बाकी कोई नहीं है। आप किसी 10 लोगों से पूछ लें कि ये वाली बात ना पिछले 10 दिनों के बाद आप बोल सकते हो कि अब मल्लिकार्जुन को आपने बना दिया। अदरवाइज आपकी पार्टी में भी सोनिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, यही माला चलती। पॉइंट ये है कि देश का जो प्रधानमंत्री है उनकी कार्यशैली देश के प्रति होनी चाहिए, किसी संगठन के प्रति नहीं होनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये था। अब आप बताइए, ये नया मॉडल आया लोकतंत्र का। आप जनता चुनती है कांग्रेस को, लेकिन सरकार बनेगी वो जो मोदी जी चाहेंगे, धन बल और एजेंसी के प्रयोग। और कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है, हमको भी बताएं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, नरेश जी, हाँ, आप गणेश जी मुझे करने दीजिए ना एंकरिंग, आपके साथ हम अलग से फिर और करेंगे। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, की वो घबराने लगी है कि हमारी भी बन गई तो मोदी जी भाजपा की बना देंगे? ये वाली चीज, थोड़ा सा डर आपके बड़े बड़े नेता भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने में, मोदी के खिलाफ आवाज उठाने में, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने में डरने से लगे हैं? सच बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। नेता जनता बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत जनता करती है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। ये लोग 2 MP से शुरू हुए थे, अहंकार नहीं होता लोकतंत्र में। आज ये 340 पहुंच गए, लेकिन स्टार्ट इन्होंने 2 से किया था। लेकिन वक्त बदलेगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, अहम नहीं होना चाहिए। असली जनता के पास ताकत है, कब इस कुर्सी को छीन ले, कस 340 से द्वारा 40 पे ले आए। लोकतंत्र में उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मोदी जी का जो अहम है, आज लोकतंत्र खतरे में। संजय भाई ने एक बात कही कि आज ये हिमाचल का चुनाव केवल हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए अहमियत नहीं रखता है, पूरे देश के लिए राह दिखाएगा कि लोकतंत्र को बचाना है या तानाशाह को आगे बढ़ाना है। तो इस चुनाव से और इस परिणाम से पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ ये देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला। जी, चलिए फिर से एक बार मैं कहूँगा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक बार फिर से अरुण का रुख करते हैं। अरुण, ये जो सवालात अभी हम पूछ रहे हैं जनता के प्रतिनिधियों से, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, और हम ये कहते भी नहीं कि इसकी बने या उसकी बने, अपने को क्या फर्क पड़ता है, पर जनता क्या चाहती है, इनसे एक बार बताइए हमें। देखिए, असल में इन नेताओं को सबसे बड़ा डर इसी बात का है। शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की बहुत पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, और वोट भी सोच कर डालती है, और यही डर इन नेताओं को है, राजनीतिक दलों को है। और इसी जनता से पूछेंगे आखिर कितना वो मानती है, कितना एतबार अपने नेताओं पर करती है, उनके सवालों के, आपके जो सवाल हैं वो आपको लगता है जो जवाब दे रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? जी, मैंने जो सवाल पूछा था उसका तो जवाब दिया ही नहीं है। मैंने आपको इनसे पूछा है बीजेपी के कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 1 रुपए का पैकेज नहीं दिया गया। टूरिज्म वाली बात। अरुण जी, अभी कर्मचारी साथियों ने कहा कि वो किसी भी स्टेट की रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम बिजनेसमैन क्या सिर्फ चूसने के लिए इनकी हड्डी हैं? कर्मचारियों की आवाज बहुत उठती है, लेकिन बात यहाँ के व्यापारी की भी है, उस व्यापारी की जो यहाँ पर अर्थतंत्र को पैदा करता है। सेब के बागवान अगर कोई है तो उनका कोई सवाल, युवा हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जिस मर्जी पार्टी से है, ठीक है, कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, कोई कुछ भी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, हिमाचल का BCom किया है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है,
ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार के पोस्टर देख रहा हूँ शिमला के अंदर लगे हुए, नाम लूंगा मैं, अभिषेक बारोवालिया नाम है, मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, लेकिन उस बंदे का विजन पढ़ा मैंने, IT पार्क 40,000 जॉब, स्काई रेल बनेगी शिमला में 10,000 जॉब, इस जगह पे वोट करना चाहिए हिमाचल की जनता को। मेरे हिसाब से आप लोगों में से किसी के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिसके लिए मैं आपको वोट दूं। जी बहुत बड़ा वापस सवाल, जी बहुत वापस बड़ा आपके सवाल। पास आएंगे और इन सवालों के जवाब लेंगे। संजय भाई, आजकल हो क्या रहा है कि जो घोषणा पत्र आते हैं उस घोषणा पत्र में चाहे पार्टी कोई भी हो, वो पार्टी आपकी CPM हो, पार्टी आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजकल प्रोफेशनल लोग हैं जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं, और वो लोग शायद घोषणा पत्र बनाने में ही एक्सपर्ट हैं। तो घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा भर रह जाते हैं, जमीन पे लागू नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या राजनीति में इतना झूठ को लोग अपना लेते हैं या उन पे यकीन कर लेते हैं कि तेरे वादे झूठे वादे हैं लेकिन फिर भी हम साथ आप ही के रहेंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी किया है। हमारे देश में आज़ादी के बाद सबसे पहली घोषणा जो की गई सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा वो थी गरीबी हटाओ, और आज क्या दशा है वो सबको मालूम। और 2013 के बाद तो घोषणा पत्र भी मजाक बना दिया गया। घोषणा क्या थी? भाजपा की बात कर रहा हूँ, सत्ता उसकी की है, प्रश्न उसी से ही हो कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या है, अभी नौजवान यहाँ पर है, वो नौजवान का गुस्सा बिल्कुल जायज। तो रोजगार की जो बात है, वो रोजगार आप किस चीज को मानते हैं कि वो जो 2 करोड़ हैं वो सरकारी नौकरियां लगनी चाहिए? क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा रोजगार लोन लेकर बैंक से मिल गया तो वो भी रोजगार ही, वो श्रेणी में आता है रोजगार की या नहीं आता? देखें, अभी आप सबको मालूम है मैं नगर निगम में रहा हूं, और नगर निगम की जो रीढ़ की हड्डी है कौन है? जो सुबह 4:30 बजे सफाई का कर्मचारी है, जिसको सैब का कर्मचारी हम कहते हैं, 4:30 बजे इस ठंड में वो काम करता है। जब इनकी सरकार, भाजपा की सरकार और कांग्रेस की नगर निगम थी, वो जो 4:30 बजे काम करता है उसको 3,300 रुपया तनख्वाह मिलती थी। ये जो गणेश भाई ने प्रश्न उठाया कि क्या इन्होंने कर दिया, जब वहां पर CPM का नेतृत्व गया, वही बहुत बढ़िया काम आज है, वही तनख्वाह 8,000 रुपये कर दी गई, और वो पार्ट टाइम। आप ही के साथ हूँ, क्योंकि जिस पार्टी के प्रवक्ता से या नेता से मैं सवाल पूछता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि हम उन्हीं की कमियां गिनवाएं। तो आप यहाँ पे मेयर रहे, टिकंदर जो अभी MLA के लिए खड़े हैं वो डिप्टी मेयर रहे, उस वक्त अगर आप पानी की समस्या की बात करें या अश्वनी खड्ड में जो हालात हो गए थे, जो शौचालय का पानी है वो आपके घरों में पीने के लिए आ रहा था, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम ओपोजिशन में हैं तो चाहे पार्टी कोई भी हो उस पर आरोप लगाना, उनसे डिमांड करना आसान है, लेकिन जब हम खुद सत्ता में आते हैं तो फिर हम बचते फिरते हैं? गणेश भाई, मुकेश भाई, गणेश जी उधर हैं। तो मुकेश भाई, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। 2015 में एक केस, 2015 के बाद एक केस आप बता दें कि जॉन्डिस का शिमला में हुआ। कब? जब इसी अश्वनी खड्ड तो पूरा ही जॉन्डिस हो गया था। अब वहां पे जो चीज घूम रही थी उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। मैं बता रहा हूँ वो बंद किसने किया है। वो तो 2007 में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के इंजीनियर्स के द्वारा, और यही CPM थी जिसने 7 इंजीनियर्स 4 महीने तक अंदर रखे जब वो करी, और फिर कांग्रेस की सरकार उस समय थी, इजाजत नहीं दी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की, भाजपा आई तो उनको तो प्रमोट कर दिया। प्रश्न ये है कि आज जो योगदान उस समय इस शहर की जनता का है, जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया था, 2007 के बाद रेगुलरली जॉन्डिस हो रहा था, 2015 के बाद एक केस जॉन्डिस का नहीं हुआ है। ये है जो जमीनी स्तर पर करने की जरूरत है। और उसके बाद आज हम बिल्कुल, आपने प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, आप बोलिए, सुन रहे। ये है जो हमने 2007 से 12, 2012 से 17 जो हमारा कार्यकाल है, हम भी जवाब दे, और जो 2017 से 22, 2018 में आपने सुना होगा, जहां भी आप थे, इस शहर को
इतनी बदनामी जो है, जब 16-16 दिन पानी नहीं आया तो होटलों के अंदर बोर्ड लगे, यहाँ पर मेरे साथी है, कि शिमला शहर में ना आए। संजय भाई, पानी की कमी है, संजय भाई, अंदर एक सवाल, जब आप इतना अच्छा काम करते हैं तो जनता आपको चुनती क्यों नहीं? वो शायद इनसे प्रश्न पूछना चाहिए। चलिए इनके पास आऊंगा। इसलिए ये जमानत जब्त की बात कर रहे थे, अभी इनकी सरकार थी, 4 बाय इलेक्शन हुए, यही नजदीक की जुब्बल कोट खाई कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां इनकी जमानत जब्त हुई है। सत्ता में मुख्यमंत्री, ये भी राजनीति का आजकल एक बड़ा अच्छा चलन है। और वो राजनीति जो हो रही है ना, अंदर खाने होती है ज्यादा, कि भाई भाजपा का टिकट चाहिए था मुझे मिला नहीं, मेरे पार्टी का जो प्रतिद्वंदी है उसको मिल गया, वो हार गया, मैं इससे ही बहुत खुश हूं। यही चल रहा है। चलिए आम आदमी पार्टी के पास आते हैं। आप बात करते हैं बड़े बड़े चीज़ों की कि हम देश को बदल देंगे, अर्थव्यवस्था को बदल देंगे, लेकिन जनता आपके साथ आए, आपकी बातों पे विश्वास करे, तो वो मॉडल अभी तक आप लागू नहीं कर पाए हैं। चाहे कहीं की दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में जनता ने आपको पूरा मौका दिया, पंजाब में आपको पूरा मौका दिया, क्लीन स्वीप किया, पुरानी राजनीतिक पार्टियों को हरा दिया, अकाली दल हार गया, भाजपा तो वहाँ पे रही ही नहीं, कांग्रेस के सभी सारे एमएलए ऐसे बन गए कि शायद उनके पड़ोस के लोग भी उनको नहीं पहचानते, या आपकी पार्टी में उन्होंने आस्था दिखाई। तो हिमाचल में इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए होता ये है कि जैसे ये लोग बड़े दल दोनों, मैं तीसरे की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग सत्ता में रहे नहीं, अगर इन्होंने काम किया होता, इनको 4.5 साल बाद जो कुंभकर्ण की नींद से ये जागते हैं एक चार्जशीट बना के, इनको पूछिए कितने लोग आपने अंदर किए। हमारे मॉडल में दिल्ली में 2020 का जो चुनाव लड़ा गया, आप पत्रकार है, आपके तो खुद के ही बड़े नेता इस वक्त अंदर हैं। वो तो अगर भाजपा की लिस्ट आप निकालेंगे, मनीष सिसोदिया जी को अंदर ले जाने की मुझे लग रहा है तैयारी चल रही है जी। सबसे बड़ी गंगा जो है वो भाजपा है इस समय, वॉशिंग मशीन। एक तरफ से आप कोई भी कांग्रेस का किसी भी दल का भ्रष्ट नेता डालिए, भाजपा की मशीन से बाहर निकालिए। जी 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 बिल्कुल, यही सवाल मैं उनके पास चलता हूं कि भाजपा के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जहां पे आते ही सब पाप धुल जाते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा के पास एक ईमानदार नेतृत्व है, और देश में कहीं पर भी जब भ्रष्टाचार होता है और सरकार की एजेंसियों को पता लगता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करे। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो भी भ्रष्ट नेता आपको दूसरी पार्टियों में नजर आते हैं, वहां पे हमने सुना है एक ईडी नाम की चीज है, वो उनके पीछे लगा देते हैं, फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को रात को ईडी के, इनकम टैक्स के सपने आते हैं, फिर वो सुबह आपके पास आते हैं और आते ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जो कोई भ्रष्ट हो और भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो स्वच्छ हो गया हो। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर भी योगी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में जहाँ पर कोई ऐसे भ्रष्टाचार के केस आए तो उनको निश्चित तौर पर ईडी ने अंदर किया है। और योगी जी ने जहाँ जहाँ पर भी ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, बड़े बड़े जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपनी संपत्तियां जोड़ते थे, वहाँ पर एक बुलडोजर वाला काम शुरू किया है। वो आज देश में बाबा जी बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय जनता आप यहाँ पे वोट किसके नाम से मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम से मांग रहे हैं, अमित शाह जी के नाम से मांग रहे हैं, योगी जी के नाम से मांग रहे हैं, या जयराम जी के नाम से मांग रहे हैं? हम केंद्र में मोदी जी का जो एक चमत्कारिक नेतृत्व है उसके नाम पर मांगेंगे, और जिन्होंने ऐसे ऐसे जटिल मुद्दों को हल कराया, चाहे राम मंदिर का इशू था 500 साल पुराना, उसको सेटल कराया, 370 धारा जो है जिसकी हम भी कल्पना नहीं करते थे, और नारा तो लगाते थे कि धारा 370 समाप्त करेंगे, लेकिन एक चुटकी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको समाप्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मिस्त्री का बेटा जिसने हिमाचल की बागडोर संभाली, और आज वो गांव, गरीब, दलित, किसान, मजदूर, महिला सबकी चिंता करता है,
और आज एक सबसे सरल व्यक्तित्व के धनी के रूप में उस मुख्यमंत्री की पहचान बनी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और जिन्होंने कुछ कर करके दिखाया है, अभी बात आ रही थी, हमारा दोस्त यहाँ से चले गए, कोविड काल में एक दोस्त हमारे भी थे यहाँ पे पिछली बार जब हम आए थे, उनका नाम है सुरेश भारद्वाज, वो शिमला के एमएलए थे। वो भी चले गए, वो कसुमती चले गए। और चाय वाले से आप इतना इम्प्रेस हैं कि यहाँ पे जो बस स्टैंड के चाय वाले थे उनको टिकट दे दिया। ये क्या खेल है? ये चाय वालों की, एक चाय वाले की किस्मत होती है। एक चाय वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो दूसरा बस स्टैंड पर चाय वाला जो है हिमाचल की विधानसभा में पहुंचेगा। और निश्चित तौर पर एक गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी में माँ बेटे की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को टिकट देती है। कार्यकर्ता जब जीतता है तो वो एक नई एक स्थिति को भांपते हुए। चलिए मैं थोड़ी सी आपकी मुश्किल आसान करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। ये तो इम्प्रेस हैं चाय वाले से, लेकिन कुक से तो आपकी भी पार्टी इम्प्रेस रहती है। सोनिया गांधी के जो कुक थे वो भी एमएलए के लिए खड़े हुए थे। तो ये चाय वाले, कुक, गरीब के बेटे, ऐसी चीज़ों को आपके यहाँ भी प्रायोरिटी दी जाती है। परिवारवाद का बार बार आरोप लगता है। इस बार जो टिकट विकेट बंटी हैं उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब सारे योग्य उम्मीदवार आए हैं, क्योंकि 7 उम्मीदवार आपकी पार्टी से और 14 उम्मीदवार भारतीय जनता की पार्टी से इस वक्त झंडा बुलंद किए हुए हैं। देखिए, जहां तक टिकट वितरण का बात थी, भाजपा में बगावत जो है, रेबल्स इस वक्त 20 से ऊपर है। और इनके राष्ट्रीय कांग्रेस में 4-5 लोग रह गए। और आप देखिए कि कल मैं देख रहा था राजीव शुक्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक साइड अमित शाह जी आए हुए थे यहाँ पे, भट्टा कुपर में रैली कर रहे थे, और आपके बड़े नेता राजीव शुक्ला जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमने अपने युवाओं को मना लिया, और 2 युवाओं को लेकर वहां पर। इस तरीके से तो आप मुकाबला करते हैं, फिर कहते हैं हमारी सरकार नहीं बन रही। नहीं, हमारी बन रही है, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, बन रही है? सरकार बन रही है और जनता के सहयोग से बन रही है। जहां तक अगर नहीं बनी तो फिर ईवीएम का आप वो तो नहीं कर दोगे कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी इन्होंने? मेरी बात सुनिए। देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला से 10 दिन तक बैठे रहे अपने रेबल्स को बैठाने के लिए, पूरी तरह से फेल हुए। तो आप देखिए कि किस तरह का माहौल है। तो आपके नेता क्यों नहीं आते बड़े बड़े यहाँ पे बैठाए? हमारे को जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने पार्टी के साथ काम करने का संकल्प किया है, जिसको आपने कल भी देखा है। युवा कांग्रेस के जो साथी नाराज थे, उनकी निराश होती है। जो टिकट मांगना है उनको नहीं मिलता है, एक व्यक्ति को मौका मिलता है। अच्छा, इस बार क्योंकि पहले साफ होता था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी अरुण, तो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनिया गांधी भी नहीं रोक सकती उनको। सच है ना? बिल्कुल। अब अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो यहाँ तो मुख्यमंत्री इतने सारे हो जाएंगे। सुखविंदर सुक्खू कहेंगे मैं बनूंगा, प्रतिभा सिंह जी कहेंगी मैं बनूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी पीछे कैसे रहेंगे, सुधीर शर्मा जी को कौन संभालेगा? बताइए ना। ये तो देखिए, आपने भाजपा के मन की बात कह दी, क्योंकि बिन दूल्हे की बारात अगर भाजपा कह रही है तो वो कांग्रेस के लिए सवाल उठा रही है। लेकिन मुकेश जी, एक बड़ा सवाल जनता के उससे ही जानेंगे, क्योंकि आधी आबादी, ये जो महिला है, सभी राजनीतिक दलों की आंख अगर कहीं है तो वो उस आधी आबादी के ऊपर है। लेकिन ये आधी आबादी हमारे को यहाँ बैठी भी दिखाई दे रही है। ग्रामीण अंचल की हमारे को महिला दिखाई दे रही है, उनका दर्द क्या है पहले उन्हीं से जान लेते हैं, जिनको ये लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सत्ता वापसी की कोशिश कर रहे हैं। कहां से आए? हमीरपुर से। आपका कैसा लगता है? आपको सरकारों के काम ठीक है, रिवाज बदलने की बात है या नहीं? जी हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जी सिलेंडर है, पहले तो मुफ्त दिया है, फिर भरेंगे कैसे? 1150 रुपए लेते हैं, कहाँ से लाएंगे? गरीब लोग हैं, रोटी नहीं मिल रही, महंगाई लग। हाँ, बहुत महंगाई एक सवाल गांव की महिलाओं का जरूर हो सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्टली टू सूर्या समाचार, जो इतनी डिसेंट और अच्छी डिबेट हो रही है, जो सब कैंडिडेट्स को बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। मेरा सवाल बीजेपी से है कि जैसे ही कोई बंदा,
ठीक है ना जी, कुछ भी काम करना शुरू करता है, कोई भी बात करना शुरू करता है जनता के फेवर में, उसको ईडी क्यों ले जाती है जी, बस ये बताओ। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल लेंगे हम गणेश दत्त जी से। अभी आप दावा करते हैं कि चाहे विधानसभा में आपकी संख्या कम हो ना हो, लेकिन शिमला शहर में जो आपकी स्टूडेंट विंग है उसका दबदबा रहता है। जो मजदूर होटल में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ में रहते हैं। फिर से मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि जब ये साथ रहता है उसके बावजूद भी ये वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? देखें, 84 से लेकर सीपीएम एक विकल्प के तौर पर शिमला के अंदर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में रही, और इस बारी भी आप देख रहे हैं हमारे एक एमएलए विधानसभा के अंदर हैं। अभी नंबर बढ़ेगा। 84 से हमने शुरू किया, 90 के अंदर हमारे शिमला शहर ने जो है हमें जिम्मेवारी दी और राकेश सिंघा जो है यहाँ से चुने गए। उसके बाद 2012 के अंदर एक चुनाव डायरेक्ट हुआ मेयर और डिप्टी मेयर का, उसमें जनता ने जिम्मेवारी दी, क्योंकि जो रिवाज बदलने का है वो रिवाज बदलने की परंपरा शिमला के अंदर भी है, प्रदेश के अंदर। ये जो 5 वर्षों के अंदर भाजपा का जो शासन है, मैं समझता हूं बिल्कुल रिवाज इस बारी बदलेगा। और जिस प्रकार से आप आज शहर के कोने में चले जाएं, ये छात्र और मजदूर ही नहीं, कर्मचारी भी आज कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर के भाई ने बात की है, ये भी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे। यही सीपीएम थी, इन कॉर्पोरेशंस में पेंशन नहीं है, उनको पेंशन थी पर मेडिकल की सुविधा नहीं थी। जब 2012 में सीपीएम का नेतृत्व वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर बने, वो मेडिकल की सुविधा दी गई। आज जो ओपीएस का मसला है, ये मैं बताना चाहता हूं दोनों पार्टियों को, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। आज ये ओपीएस जब 2003 से शुरू हो रही थी, कांग्रेस और भाजपा ने इसको मिलकर किया, और हिमाचल प्रदेश में तो सबको मालूम है, तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों से पहले 15 मई 2003 को लागू कांग्रेस की सरकार ने की है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश में सरकार बनी। जनवरी 2004 के बाद पूरे देश के अंदर जो है वो कानून बदलने का काम किया। सिर्फ 3 सरकारें थी, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा, जिन्होंने मना किया। वो वही सीपीएम के नेतृत्व में वामपंथ की सरकारें थी। और आपको मालूम होगा जो अंतिम जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है त्रिपुरा के अंदर 2018 के अंदर, जब तक वाम मोर्चे की सरकार थी सीपीएम के नेतृत्व में, वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही थी। चलो वही एक जिज्ञासु, वही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जिज्ञासु पत्रकार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल में आदरणीय बसु साहब के नेतृत्व में 6 बार सरकार बनी, वो कैसे डगमगागी और ममता बनर्जी हावी होगी, उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? तो आज वो कहाँ है? है ना, आप ममता बनर्जी जी का इतिहास पता है, गणेश भाई यहाँ है, इनकी सरकार। आप गणेश भाई का जितना नाम ले रहे हैं, अब आप दोनों की दोस्ती होगी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरी सहानुभूति है इनके प्रति। मंत्री जी चले गए पर किसी और को बिठा के ये बड़े लंबे समय से शिमला शहर में संघर्ष कर रहे हैं, मेरी रहेगी सब। चलिए वापस आपके पास आएंगे। गणेश भाई, कौन से लड्डू हैं आपके पास? आप ही का नाम चल रहा है, और संजय भाई अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। जी, आपके पास हम आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी दौर में, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप किस तरीके से उनका उत्थान करेंगे? ऐसी कौन सी पॉलिसीज आप लागू करेंगे यहाँ पे? देखिए, हाँ, शिमला शहर के अपने मुद्दे हैं। अगर आप देखेंगे अभी धीरे धीरे जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो पार्किंग। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव। लेकिन क्योंकि हिमाचल में जो सबसे बड़ा मुद्दा अब आ चुका है वो 5-7 मुद्दे हैं। एक है बेरोजगारी और युवा जो है वो नशे की ओर जो जा रहा है, इसको सबसे पहले एड्रेस करना होगा। बिकॉज एक यंग स्टेट है और हिमाचल के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इन्होंने दोहन किया लेकिन उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। उन रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाना है। बागवानी में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। जितना पोटेंशियल हिमाचल के पास है
उसको बढ़ाना होगा, बिकॉज यहाँ यही ऐसे हैं जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, और एक आईटी इंडस्ट्री। शायद किसी लोगों को, इनको तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे आईटी है, ईडीसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि इनके यहाँ से तो देखिए लालच है, 80 साल के लोग भी अब क्या बोल सकते हैं, वो उनको भी राजनीति में सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि कुर्सी चाहिए। मुझे तो सिर्फ इनसे 2 चीजें सीखनी है अगर मैं राजनीति में हिमाचल में आते हैं। एक तो ये कि इनकी संपत्ति 5 साल में 20 गुना कैसे बढ़ती है, पहला। दूसरा ये जो ये कहते हैं कि जो मोदी मॉडल, और वो अब वाकई ये तो मोदी है तो मुमकिन है अगर ऐसा। अच्छा, एक मॉडल जो है, क्योंकि इस वक्त आप और मैं ही बात कर रहा हूँ, बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने जो मॉडल अपनाया है वो बहुत ही अलग है। बाकी राज्यों में मैं देखता हूं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास कम से कम 14-15 विभाग रहते हैं, और उसमें कोई घपला हो, घोटाला हो तो मुख्यमंत्री पे आरोप लगते हैं। लेकिन केजरीवाल जी पर कोई आरोप लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रखा है। तो बात आ जाती है कभी मनीष सिसोदिया पे, कभी दूसरे पे। तो ये क्या मॉडल है? यही तो पढ़े लिखे लोगों का मॉडल होता है। इनकी मतलब कांड हम करें, दूसरा फंस जाए। इनका मॉडल देखिए ना, राहुल जैसे आदमी को 20 साल से बेचारे को, जिस आदमी नहीं, मतलब ये, मतलब जब सुनिए, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबल, आपने जब कोई पद नहीं हासिल किया मुख्यमंत्री रहते हुए भी, तो इसका क्या मतलब है? बस इतना समझा। देखिए, मैं मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा हूं। मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया मैनेजर वो होता है जो अपनी जॉब्स जो हैं दूसरों को असाइन कर रही है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। मतलब अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। नहीं, मैं बताता हूं आपको। फोर्ड्स में जो हेनरी फोर्ड थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको एक बार पूछा गया कि आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते कैसे हो, फोर्ड जैसे। उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट आईसी इंजन्स। उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बुलाया। तो इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आपके पास इंटेलिजेंट लोगों की टीम है, सिसोदिया जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे सारे इंटेलिजेंट। तो फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? उसको मॉनिटर करने के लिए तो एक सुप्रीम लीडर चाहिए ना, वही तो उनको डायरेक्शन देगा, वही तो उनको बोलेगा मेरा ये विजन है, आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर मैं हर चीज का मास्टर बन जाऊं, मैं ही कहूं कि मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे ही सब कुछ आता, तो इसका मतलब मेरे से बेवकूफ कोई नहीं है जी। इन्होंने जो तर्क दिया, इस तर्क से गणेश दत्त जी, नरेश जी सहमत होंगे या नहीं होंगे? संजय जी सहमत नहीं होंगे? वापस मैं आपके पास आऊंगा। ये जो तर्क है केजरीवाल की, हम बात कर रहे हैं, और केजरीवाल आजकल गुजरात में भी निकले हुए हैं। पंजाब की जो फेसबुक पेज है सरकार की, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो पेजेस के माध्यम से हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनेजर बन के क्यों नहीं रहते आप लोग? एक कहावत है ना, माल मालिकों का और मसूरी कंपनी की। तो ये जो फॉर्मूला है ये केजरीवाल जी का है। इन्होंने करना सब कुछ अपने आप ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की होगी। ये एक नया छलावा है राजनीति का, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला है। और उनके जो गुरु थे अन्ना हजारे जी ने, उन्होंने कहा कि मैंने इसको राजनीति में ला करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है और मुझे इस देश की जनता माफ़ करेगी। तो जो केजरीवाल जो फॉर्मूला है, आपने जैसे शुरुआत में कही कि दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में आप आए। पंजाब में 3 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है, भगवंत मान की सीट पर, वहाँ पर जो है वो सीट उनका हार जाता है। वो तो योगी वाली सीट भी आप भी हार गए थे, वो गोरखपुर की। उसकी बात है, उसकी अलग बात है। हाँ, तो बात ये है कि भाई इस समय सबसे बड़ा इशू क्या है? देश जिसके हाथों में सुरक्षित हो नेतृत्व के, उसको, प्रदेश जिसके हाथ में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो उस पार्टी को, और प्रदेश में जो विकास की गंगा को आगे बढ़ा सके उस पार्टी को, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए उस पार्टी को, बेरोजगारी समाप्त करने की इच्छा शक्ति रखता हो उस पार्टी को। और जो अभी एक बहन यहाँ कह रही थी कि हमको राशन नहीं मिल रहा, मुझे बड़ी हैरानी हुई, चली गई। मोदी जी ने पिछले 2.5-3 साल से 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुफ्त में अभी तक दे रहे हैं। तो उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा? तो अगर वो चली गई, नहीं तो मैं थोड़ा एड्रेस लेके बताता कि भाई आप बताइए। वो कह रही थी जो गैस है वो भी बहुत महंगी हो गया है, 1150 की हो गई है। हाँ, निश्चित हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के असर जो है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, गैस पर सब कुछ पड़ता है, ये सभी लोगों को पता है। और निश्चित तौर पर सरकार
सब्सिडी दे करके उसको कम करने का प्रयास करती है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महंगाई कम करने के लिए आखिरी सवाल जो ऑडियंस से पूछा था, आपकी जो पार्टी है वो टूरिज्म को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि टूरिज्म हिमाचल की रीढ़ की हड्डी है, बेरोजगारी को लेकर क्या सोचती है? आपके पास लास्ट 1 मिनट है। उसमें वो भी निकल गए। टूरिज्म एक मिनट भैया, जरा सेंस रखिए, बीच में बोलने का ये नॉनसेंस होता है, ठीक है? जी जी बोलिए, नाराज नहीं। इसमें बोलो, अपनी बात करो, लेकिन ऐसे नहीं फालतू बोलना है। अभी जैसे वो बोल रहे थे कि भी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कि ये प्रश्न एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल, क्योंकि कोरोना के 2 साल के एक काला जो काल था, उसमें जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हर आदमी को वैक्सीनेशन में 2 डोज मुफ्त में लगाई, और जो मास्क को आपको फ्री प्रोवाइड किए, सैनिटाइजर आपको फ्री प्रोवाइड किए, होटलों में जगह जा करके, और जो टूरिस्ट आता था उसको भी प्रोवाइड करवाए। और अब क्या करेंगे अगर आपकी दोबारा सरकार बनती है? दोबारा मैं और कर रहा हूँ, जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी के लिए भी जो लोन 10 लाख तक की जो सीमा है, उसको लोन देने के लिए सभी बैंक्स को आदेश दिए हैं सरकार ने, और कई लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। लेकिन 2 साल का जो कार्यकाल काला काल रहा है कोविड का, वो हम सभी के लिए काफ़ी चिंताजनक रहा है, दुखदायी रहा है। और उसके लिए जो भी केंद्र सरकार की ओर से और हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से जो यहाँ पर लोगों की समस्याओं के निदान के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, उसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देश में पहला राज्य बना जिन्होंने दोनों डोज को लगाने में और प्राथमिकता भी आई, और सबसे नंबर 1 स्टेट भी बनी है। वापस अब आपके पास हम अगली जो परिचर्चा होगी, और हमने सोचा कि इनको भी पूरा मौका दिया है, और कांग्रेस को भी हम पूरा मौका देंगे कि जो इनकी सरकार है, इनका ये कहना है कि पिछले जो 2 साल थे कोविड काल के दौरान, पूरी दुनिया में ही उसका असर रहा, जाहिर है हिमाचल में भी असर रहा होगा, और अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर हुआ है। आपकी सरकार को अगर चुनते हैं, जिस रिवायत बदलने की आप बात करते हैं, तो आप हिमाचल के उत्थान के लिए, टूरिज्म के उत्थान के लिए, गरीब मजदूर इंसान के लिए क्या योजनाएं हैं जिनके चलते आपको चुना जाए? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे आपने बात सुनी, महिला की बात सुनी, महंगाई की बात, एक युवा साथी की बात की, बेरोजगारी की बात, रोजगार नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप दूसरे मुद्दों पे देश को भटकाने का काम करते हो, वो चलते रहेंगे, लेकिन आज जो समस्या देश के और प्रदेश के लोगों के सामने है, सबसे पहले वो एड्रेस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने लगातार 4-5 दौरे अभी किए पिछले 15-20 दिन पहले, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, लेकिन कभी भी किसी भी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने महंगाई पे कुछ नहीं बोला कि मेरी सरकार का, राज्य सरकार का क्या मॉडल रहेगा कि हम लोगों को राहत दे सके। ये बोलने की बात है कि आज 2014 में जो सिलेंडर 400 का था, आज 1150 का है। जिसको वो खरीदना पड़ रहा है, जिसको महंगाई झेलनी पड़ रही है, वो स्वाभाविक है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जो आज हमारी समस्या है उसको आज समझने की जरूरत है, लेकिन लोग निराश हो चुके हैं। न मुख्यमंत्री की तो ये बस की बात थी नहीं, वो तो बड़े चिल मुख्यमंत्री है, उनको आरएसएस चलाता रहा, दिल्ली से चलते रहे। तो आपके भी तो जितने मुख्यमंत्री हैं उनको 10 जनपद ही चलाता है, अपने आप कौन सा मुख्यमंत्री? नहीं, सवाल थोड़ा गलत है। आपने खुद जिक्र किया कि इस प्रदेश को बनाने वाले पहले डॉक्टर वाईएस परमार रहे, उसके बाद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, वो एक मजबूत नेता थे। आज प्रदेश की जनता इस बात को और देश की जनता इस बात को जानती है। अभी उनके लेवल का मजबूत नेता नरेश चौहान की नजर में कौन है? मैं एक चीज प्रदेश की जनता को दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आज तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के जयराम ठाकुर जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके बराबर के 10 नेता जो है कांग्रेस के पास है। वो 10 के 10 लड़ गए, फिर क्या करोगे? फिर वो वही की जीती कांग्रेस और सरकार भाजपा की बन गई। आप हमें मौका दीजिए, जनता हमें मौका देगी, चुने हुए लोग और पार्टी हाईकमान से बातचीत करके एक चुना हुआ मजबूत नेता हिमाचल प्रदेश को मिले। जी चलिए, एक बार फिर से रुक करते हैं अरुण उनियाल जी का। ये नेताओं के समक्ष रखेंगे। जाहिर है कि इस प्रोग्राम को
इन प्रतिनिधियों के अलावा सरकार के और विपक्ष के बड़े नेता भी देख रहे होंगे, तो उन तक इनकी आवाज पहुंचे। ये हाथ खड़ा कर रहे हैं अरुण जी। बिल्कुल मुकेश जी, और बात भी वही है। अगर हिमाचल में सत्ता का रास्ता, कुर्सी का, मुख्यमंत्री का रास्ता, सरकार का रास्ता जाएगा तो इसी राजधानी से निकल कर जाएगा। लेकिन ये वही राजधानी है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। ये वही राजधानी है जिसमें पानी की दिक्कत अभी है। ये वही राजधानी है जहां ट्रैफिक जैम है। और मैं ये इन्हीं को लेकर जनता सवाल क्या कहना चाहती है उनसे जानना चाहूंगा। आपका सवाल। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि यहाँ जितनी भी सड़कें हैं बहुत हमने उनको खुला कर दिया है, परंतु मैं आपका ध्यान वार्ड नंबर 7 और 8 में सवाल मजाट की ओर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है उस वार्ड में लोगों के लिए रोगी वाहन योग्य सड़क भी तक नहीं है, और उसके लिए 5 सालों से हम बार बार आग्रह करते रहे, परंतु अभी रोगी वाहन योग्य तक सड़क नहीं है। और दूसरे सीवरेज की व्यवस्था, जबकि इतना बड़ा शहर है, सीवरेज की व्यवस्था का सुधार किया जाना चाहिए था। टू ना सीवरेज की व्यवस्था है। ये युवा भी हमारे साथ बैठे हैं। युवाओं के लगता है शिमला का चेहरा बदल गया। सर मेरा सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता से है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी देश में किस चीज़ों के ऊपर लगती है। ये वो सरकार है जिसने जो है किताबों के ऊपर जीएसटी लगा ली। देश में जो है अनाजों के ऊपर जीएसटी लगा ली। हमने देखते हैं विधानसभा के अंदर केवल एक ही चेहरा होता था जो गरीबों के लिए लड़ता था, किसानों के लिए लड़ता था, वो थे कॉमरेड राकेश सिंह। तो हम शिमला की जनता से इस टाइम अपील करना चाहते हैं कि जो शिमला शहर का वो है, वो जो रुख बदल सकता है वो जो है सीपीआईएम। लेकिन आप जनता का मुद्दा, पहाड़ की ये टोपी कभी सियासत हुआ करती थी। हिमाचल की राजधानी के भीतर ये टोपी की राजनीति, ये टोपी की राजनीति बदली और हिमाचल की तकदीर बदली है। हिमाचल की तकदीर तो तब बदलेगी जब मतलब कि यहाँ का पेंशन का मुद्दा जो है वो होना चाहिए और महंगाई जो है खत्म होनी चाहिए, जो बढ़ रही है मतलब ये रुकनी चाहिए। यानी पेंशन की, बुढ़ापे की चिंता आपकी है। ये वही हरी टोपी और यही बदलती हुई राजनीति, पार्टी बदलने वाली। अरुण यहाँ टोपी देख के पता लग जाता है कौन सी पार्टी का बंदा है ना। अब हरी टोपी है तो कांग्रेस के होंगे। टोपी है, ये किसी पार्टी की टोपी नहीं है। नहीं, ये जो आपने टोपी पहनी है ये वीरभद्र सिंह जी की बुशहरी टोपी है जो कांग्रेस का प्रतीक मानी जाती है। बुशहर का ताज है। हाँ, तो बिल्कुल वही मैं ये कहना चाहता हूँ, ना बदलेगा रिवाज, बदलेगा राज। बदलता रिवाज तब अगर किए होते कुछ कामकाज। ये युवा भी सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम हर महिला को जो है 1500 रुपए देंगे, तो इनको इतने सालों में महिला नजर नहीं आई। कांग्रेस का भी एक सवाल है। मैं और सवाल लेना चाहूंगा। आप सवाल करना चाहेंगे महिलाओं से? अच्छा, इधर सवाल लेना चाहते हैं जी, कहिए। आप सवाल करिए। यहाँ पे शिमला में बात हर मुद्दे की हो गई है, मगर मुझे बड़ा दुख है किसी ने बागवानी से संबंधित किसी ने प्रश्न नहीं किया। बागवानी बहुत बड़ा मुद्दा है। बागवानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है बागवानी से। बीजेपी से मेरा प्रश्न है गणेश दत्त जी से कि जो ये 2-2 हज़ार दे रहे हैं, एक लॉलीपॉप किसानों को दे रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने जो रियायत मिलती थी हमारे को, सब्सिडियाँ मिलती थी केमिकल्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए, वो सारी खत्म कर दी है। अगर एक टिलर लेना पड़ता था उसमें 50% सब्सिडी मिलती थी, और वो मान लीजिए 70,000 से कम टिलर नहीं मिलता था। 35,000 का था ना, वो 35,000 का था, तो अब बागवान को 70,000 का लेना पड़ता है। तो इनके जो 6,000 मिल रहे हैं हमारे को, वो एक लॉलीपॉप नहीं है। जी तो मैंने वैसे गणेश जी से कहा था कि आखिरी सवाल मेरा है, लेकिन बागवानों को लेकर मुझे बताया अरुण उनियाल सबसे ज्यादा इमोशनल रहते हैं। तो बागवानों का जो सवाल है इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चाहूंगा, क्योंकि वो सरकार में है। बागवान परेशान है ऐसा वो साहब कह रहे हैं। क्या बागवानों के लेकर कोई अपने पास ऐसी योजना है जो दिक्कतें इनको सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों से आप उनको बचा पाएं? देखिए, बागवानी हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो गत्ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी मार्केटिंग है,
उसके लिए इस बार सरकार को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि रेट को नीचे नहीं आने दिया। और जो MIS का सेब है, MIS का सेब पिछले कांग्रेस सरकार के 10 साल के मुकाबले में इस 2 सालों में 2 रुपये पर केजी के हिसाब से MIS का रेट बढ़ाया है। इस बार 10.5 रुपये MIS का जो है समर्थन मूल्य सरकार ने दिया है। और मैं आपको इस बात को बताते हुए आप ये इस बात का मैं जनता के सामने बागवानों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार MIS की सेब की कलेक्शन जो है पिछले जब से ये MIS शुरू हुआ हाईएस्ट है। 45,000 करोड़ 4500 करोड़ जो है आज हिमाचल प्रदेश में। जी नहीं 45,000 मैट्रिक टन। नहीं हम अपने हिमफेड की बात कर रहा हूं मैं। हिमफेड में 45,000 मैट्रिक टन आज तक कभी कलेक्शन नहीं हुई है। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का है और जो कुलियज है, कलेक्शन सेंटर पर किसी बागवान को कोई परेशानी ना आए और सभी जगह पर जो है उसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। ये वाली जो कलेक्शन आपने की है इसके लिए तो हम वाकई आपकी पीठ थपथपाते हैं। GST को लेकर यहाँ से सवाल आ रहे हैं। GST की कलेक्शन भी बहुत बड़ी है लेकिन उससे आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया। नहीं, इनकी बात जो बुक्स पर इन्होंने कहा है GST लगी है, हम निश्चित तौर पर इसको GST काउंसिल के सामने रखेंगे और कॉपी किताब और जो पढ़ाई वाली जो सामग्री है उसको GST से मुक्त करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वादा गणेश दत्त जी ने किया है ये पूरा होगा। संजय जी, ये आखिरी सवाल आपसे है। आप के प्रतिनिधि को यहाँ से मौका देते हैं तो जाहिर है कि शिमला के वो MLA होंगे, तो शिमला की ही बात कर लें आपसे, क्या बदलाव कर देंगे? मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रश्न आज शिमला का नहीं है। शिमला में हमने 5 साल रहकर काफी बदलाव किया जो जनता महसूस कर रही है। आज प्रश्न हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का, उसमें मुद्दा बेरोजगारी है, उसमें कृषि का संकट है। जो अभी मेरे भाई ने कहा 5,000 करोड़ की इकोनॉमी सेब की और जो अन्य जो फसलों की इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश में वो सबसे बड़ा रोजगार जो है अर्जित करती है। और हिमाचल प्रदेश में 90% जनता गांव में रहती है और 70% जनता कृषि से। और यही 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है जिसने कोविड के दौरान 12.5% जो है GDP में योगदान। और इनका ये तो गणेश भाई बेचारे अभी काफी वो है, इनको ये नहीं पता है कि इन्होंने पेटियों के ऊपर जो 12% से 18% GST बढ़ा दिया। वो किस लिए सेब इनके पास आया? लोगों के पास पेटी खरीदने को पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बोरी में देना जो है किया है। आज प्रदेश के अंदर किसी बागवान से आप पूछ लो, मैं उस परिवार से हूं, मेरी रोजी रोटी उससे चलती है। 600 रुपए पेटी बिक रही है आज हाइट का सेब। ये सरकार क्या अपनी पीठ थपथपा रही है? हजारों किसान जो है 9 घंटे सचिवालय का घेराव कर दिया। वो जो गरीब के मुख्यमंत्री गरीब परिवार के किसान परिवार के गायब रहे। आज हालत क्या है इस प्रदेश में? जो कृषि है, जो खेती है, सेब की खेती है, वो गंभीर संकट में है। जो 800 रुपए का खाद का कट्टा पिछले साल था जनवरी में, वो 1740 रुपए का है। जो दवाई का पैकेट 150 रुपए का मिलता था वो आज 750 रुपए का है। ये है देन भाजपा की। तो इसलिए कर्मचारी, बागवान, छात्र, युवा उसने मन बना दिया है। ये है स्वाभाविक रूप पे एक नीतिगत परिवर्तन होना चाहिए। ये जो जी मतलब रिवाज की जो बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि मतलब भाजपा की सरकार तो जानी चाहिए, फिर कांग्रेस आपकी कमियां पूरी कर दे। मैं कह रहा हूं अपनी बात को, बिल्कुल 42 साल से यहाँ पर रिवाज, 5 साल भाजपा। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर भाजपा गई तो कांग्रेस से उम्मीदें हैं आपको? मैं कह रहा हूं वही, मैं अपनी बात 42 साल में 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। हालत क्या है? संकट निरंतर बढ़ रहा है। कांग्रेस भी उसको जो है नहीं कर पा रही है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं। आज गोबर का रेट आपके 68 सीट्स में से आपने कितने विधायकों को खड़े? 11। तो आपको इतने सालों का संघर्ष करते हुए हो गया कि 68 लोग भी आप पैदा नहीं कर पाए जो कम से कम हर एक कंस्टिट्यूएंसी में खड़े तो हो जाते? मैं आपको कह रहा हूं ये CPM है, ये केवल मात्र चुनावी संघर्ष में विश्वास नहीं रखती है। ये शहर की जनता, प्रदेश की जनता,
आज गरीब को कहीं पर दिक्कत है, ये लाल झंडा सीपीएम खड़ी है। किसान को दिक्कत है, मजदूर को दिक्कत है, ये खड़ी है। ये प्रश्न आज व्यवस्था बदलने का प्रश्न है मुकेश जी। मैंने कहा जो ये आज बात हो रही है, जो दिक्कत गणेश जी को हो रही है कि केरल में ऐसा क्यों है, केरल में इसलिए केरल जो है देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। अब फिर और केरल उसने का मैं विकल्प तो देना है ना, विकल्प देना है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो आप और अपने हिमाचल प्रदेश- हिमाचल में 68 सीटें हैं, 68 सीट्स हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आप गरीब की आवाज बनने का दावा करते हैं, आप छात्र की आवाज बनने का दावा करते हैं, तो क्या हम 68 सीटों पर अपने विधायक या प्रतिनिधि खड़ा कर सकें? कम से कम वहां पे आपकी पार्टी का नाम तो जाए, बैलेट पेपर पे निशान तो बनाओ। उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए, क्यों? मैं आपको कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश और देश की जो ये हमारी संघीय व्यवस्था है, इसमें डेफिनेटली आप देश के अंदर देख रहे भाजपा के कई राज्य हैं ऐसे जहां नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी इसके अंदर संघीय ढांचे के अंदर जो हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है, कहीं पर किसी राज्य के अंदर एक पार्टी का होगा, कहीं पर दूसरे राज्य, वो ब्यूटी है जी, क्योंकि समय कम है और संजय जी लगातार इलेक्शंस के दौरान हम आपसे और भी बातचीत करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे, सवाल वही है, आपको या आपके किसी व्यक्ति को मौका देते हैं तो आप आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, संजय भाई ने इशारा भी कर दिया और बिल्कुल समझदार हैं आप लोग, तो पकड़ लेते हैं। इनका साफ इशारा है कि देखो कांग्रेस और भाजपा तो गई, तो इनके पास 11 हैं, बाकी तो हम ही लड़ रहे हैं। आपके पास कितने? सरकार तो हमारी आएगी। आपने कितने खड़े कर रखे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे बगैर कितने लोग इकट्ठे कर? हम 67 सीटों पे लड़ रहे हैं और सरकार हमारी आएगी, क्योंकि कांग्रेस की बनती है तो वो भी भाजपा में जाएगी। एक 68वां कौन सा रह गया? वो हमारी एक दरंग सीट थी, वहां पे कुछ इशू हो गया था छोटा सा, तो वो विड्रॉ नॉमिनेशन उन्होंने किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरुण, आपने भी जनता के सवाल हमारे साथ उठाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश जी, आपको भी सूर्य समाचार की ओर से शुभकामनाएं हैं। जो आप चाहते हैं रिवायत बदल देंगे, ये कहते हैं कि रिवायत वही रहेगी। आप कहते हैं कि जनता के लिए जो स्ट्रगल किया है, इस बार आपको भी मौका मिलेगा। और आप तो कहती है इस बार सरकार हमारे बिना कोई बना नहीं पाएगा, लेकिन ये जनता जनार्दन है, कब किसके पक्ष में वोट करेगी तो सरकार यही बनाएगी। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला से और ऐतिहासिक मैदान से इस बिग न्यूज बिग शो का आगाज हमने सूर्य समाचार से किया है, इस उम्मीद के साथ कि सूर्य समाचार देश के हर कोने की समस्या आप तक बुलंद आवाज में निष्पक्षता के साथ पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ बिग न्यूज बिग शो को शिमला से हम विराम देते हैं, लेकिन आप जाइएगा नहीं, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए यूं आए। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।